साहिल सहोरे सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित लुथरा पर। और आप एक टेडेक्स स्पीकर हो, आप एक स्टूपिड मिलियनेयर आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा था। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि वो स्टूपिड मिलियनेयर क्यों, मतलब क्या है वो, थोड़ी सी एक्सप्लेन करें। बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे इस सवाल के जवाब देने का मौका मिलता है, क्योंकि स्टूपिड मिलियनेयर बहुत रेयर केस में होता है कि कहीं आपको कोई लिखे भी एटलीस्ट। बट अगर बहुत गौर से अगर आप देखोगे ना कि जितने भी मिलियनेयर्स हैं दे वर स्टूपिड इन द बिगनिंग। सो जब आप ये पढ़ते हो स्टूपिड मिलियनेयर, सो फर्स्ट यू रीड द स्टूपिड and then the millionaire. So people who did something great, they were always called as stupid in the beginning during their struggle time also. तो मुझे लगता है कि जैसे मैं जनरली एग्जांपल भी देता हूँ निर्मा वाले करसन भाई पटेल का, तो क्विकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि वो नौकरी करने के बाद पूरा दिन मेहनत करने के बाद साइकिल के ऊपर घर घर जाके निर्मा अपना बेचते थे वॉशिंग पाउडर। तो उस समय उनके रिश्तेदार, उनकी वाइफ, उनकी बेटी भी जिसके नाम पे वो किया था, राइट, मतलब वो तो खैर शी डाइड, उसके बाद निर्भय रखा गया। बट जब वॉशिंग पाउडर बेचा जाता था तो पीपल यूज्ड टू कॉल हिम, है पागल आदमी है, इतना लालची आदमी है, जितना भगवान ने दिया उसमें कुछ क्यों नहीं होता। तो मेरा कहना है कि फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज टू बी स्टूपिड, देन यू विल बी अ मिलियनेयर। सो दैट्स द रीजन आई वांट टू गिव द मैसेज। तो ये नाम लिखने की वजह ये है दैट पीपल शुड आस्क मी कि ये क्या है, सो दैट आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेल देम यू गॉट टू बी स्टूपिड टू बी अ मिलियनेयर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपकी जर्नी कैसे रही मिलियनेयर बनने की, मतलब आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो कि आपकी जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी और अब तक वो कैसे जर्नी चल रही है। ओके, सो अगर हम मिलियनेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जर्नी स्टार्ट की तो मिलियनेयर बनने के लिए नहीं की थी। जब जर्नी स्टार्ट की तो अमीर बनने के लिए की थी, राइट। अमीर बनने का मतलब क्या है कि हर किसी की लाइफ में, मैं एटलीस्ट अपने टाइम के हिसाब से बोल सकता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में ये वक्त जरूर आता है जब लगता है यार दबा के पैसा होना चाहिए। तो मैंने भी ऐसा टाइम एक्सपीरियंस किया था जब मुझे लगता था कि यार जेब में अगर नोट नहीं है ना तो ये जिंदगी बेकार है। तो वहां से जिंदगी स्टार्ट हुई और नोट कमाने का हमें उस समय तो मालूम भी नहीं था कि कैसे कमाते हैं, बट एक फंडा क्लियर था कि बिजनेस से कमाया जा सकता है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बड़ी जबरदस्त चीज बोली थी 1984-85 के आसपास कि नौकरी करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। तो मेरे दिमाग में ये तो बैठ गया कि कुछ भी हो मैं नौकरी नहीं करूंगा। अब नौकरी नहीं करेगा इंसान तो क्या करेगा हमारे टाइम्स में, तो वो बिजनेस करेगा। तो बिजनेस वाज द आइडिया कि बिजनेस करना है और पैसे कमाने हैं दबा के। सो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हो गई। तो इसको मैं आइडिया तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक सफर मेरा शुरू हुआ, ये जरूर है। तो सर वो जर्नी में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, मतलब आपने मिलियनेयर बनने के लिए क्या बिजनेस स्टार्ट किए, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो सबको एक आइडिया सा मिल जाएगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। देखो मैं अपनी जर्नी भी बता सकता हूँ और साथ साथ में जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई ड्यूरिंग द जर्नी मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तुमको डिसाइड करना होगा हर्षित कि मुझे कहाँ पे रोकना है, क्योंकि 56 साल की मेरी उम्र है ना, तो कहानियां बहुत सारी हैं। सो सर स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो, मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा। परफेक्ट। सो सबसे पहले इट स्टार्टेड, और जो सबसे पहले हुआ ये कि दिमाग में कहीं ना कहीं ये बीज जो है, जो सीड है, वो मेरे फ्रेंड ने तो डाल ही दिया था कि बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस में पैसा है। तो वो सीड तो कहीं ना कहीं था, बट वो सीड जो है ना वो स्प्राउट नहीं बना था अभी। तो एक बार मैं और मेरे दोस्त, हम लोग हमारे टाइम में घर से बाहर स्कूल टाइम में जाना, जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते थे हमें, मुझे याद नहीं है, बट बंक मारना, बंक मार के है ना। सो बंक मार के हम लोग कहीं जाने जुने का प्रोग्राम बनाते थे। तो हमारे दिल्ली में एक ही जगह थी जो पॉश थी, या जो जहाँ जाके देखने में मजा आता था, घूमने में मजा आता था, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते थे और ऑल ओवर इंडिया से लोग आते थे। तो हमारा पास टाइम ही वो था, गरीबों का पास टाइम ही होता, कहीं जाके बैठ जाओ, लोगों को देखो, आपके पास पैसे तो है नहीं है खर्चने के लिए या स्टारबक्स की 500 रुपए की कॉफी पीने के लिए। तो हम लोग स्कूल से बंक मार के सीधा कैनॉट प्लेस, और कैनॉट प्लेस में हम सुबह सुबह कॉरिडोर में घूम रहे थे, क्योंकि स्कूल 8 बजे होता है, तो 8:30 बजे निकल गए। तो अभी शॉप्स भी खुली भी नहीं थी, तो कॉरिडोर्स में हम लोग घूम रहे थे 4-5 दोस्त। तो ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, तो हम कैनॉट प्लेस में अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट्स बड़े खुले थे, मुझे नहीं मालूम था खुले थे, बट मैंने देखा कि वहां पे थे उस समय। तो आई एम सॉरी। तो क्या हुआ कि हम लोग गुजर रहे थे, तो एक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और अंदर से बड़ी जबरदस्त एक खुशबू आई।
और जब वो खुशबू आई तो हमने कहा यार ये क्या चीज है, हमें पहली बार मैंने ब्रेड की खुशबू सूंघी थी, राइट। नाक में जब खुशबू आई तो कहा यार ये क्या चीज है, एंड इट वाज, और आपने देखा भी होगा बिस्किट्स बनते हैं ना अवन में, ब्रेड बनते हैं तो खुशबू बड़ी जबरदस्त होती है। आंखें बंद करके जरा सोचो, बहुत मजा आएगा। तो अब क्या हुआ था कि जब वो खुशबू आई तो हमने कहा कि चलो देखते हैं, पता करते हैं किस चीज की खुशबू है इतनी जबरदस्त। तो जैसे मैं अंदर एंटर करने लगा तो वो बड़े लंबे चौड़े सरदार जी दरबान जैसे होते हैं ना, 6 फुट के और हम 5 फुट 5 इंच के। तो बोलता हाँ, और उसने कुछ भी नहीं बोला, हमें देखते समझ गया क्योंकि स्टूडेंट्स थे ही। बोला कम से कम जो चीज है ना वो भी 12.5 रुपए की है। तो हमने कहा थैंक गॉड तूने बता दिया भाई, 12.5 रुपए की, हमारी जेब में तो 15, 30, 50 पैसे होंगे ज्यादा, राइट। सो लेकिन हुआ क्या कि मैं क्योंकि थोड़ा सा आउटगोइंग सा हूँ, मस्ती मारता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, तो मैंने भी ना उसको बड़े स्टाइल से, उस जमाने में मैं अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत देखता था, तो मैंने उसको वैसे स्टाइल बोला मैं 12.5 रुपए लेकर आ रहा हूँ। और हम ऐसे बोल के चले गए, ऐसे बोल के हम लोग वहां से चले गए। तो मेरे फ्रेंड्स, हम लोग गप्पे मारते रहे, घूमते रहे। तो बार बीच बीच में फ्रेंड्स बोलते हैं यार, मेरे जैसे घर का नाम छोटू है तो मेरे फ्रेंड्स भी छोटू बोलते थे, यार छोटू तूने ना एक बड़ा कमाल किया यार, तूने बोला बड़े स्टाइल से कि 12.5 रुपए लेके आ रहा हूं। तो जब 2-3 बार हुआ तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, नो प्रिपरेशंस, नथिंग। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला मैं आज बर्गर खा के ही जाऊंगा। दैट वाज बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट द बर्गर। मैंने उसको बोला कि आज मैं बर्गर खा के ही जाऊंगा, वो 12.5 रुपए की चीज जो है ना मैं वो खा के ही जाऊंगा। और फिर बात हंसी मजाक में हो गई। हमारा 12:30 1-1:30 बजा तो हमारा घर जाने का टाइम हुआ। तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मैंने अपनी मासी के घर जाना है, तो तुम लोग चलो, मैं अपनी मासी के घर जा रहा हूँ। एंड इतनी देर में मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि पालिका बाजार खुला था, और पालिका बाजार में क्या होता था, ऑल ओवर इंडिया आते थे क्योंकि वो अंडरग्राउंड था, और उस जमाने में एयर कंडीशन मार्केट पहली थी, और मे भी एशिया में शायद पहली थी वो। तो उसकी बड़ी डिमांड होती थी, मतलब जो भी कनॉट इंडिया आएगा, दिल्ली आएगा, कनॉट प्लेस में जाके वो देखा। तो वहां पे टूरिस्ट बहुत आते थे। तो वहां पे मार जो है ना, सामान वगैरह बहुत बिकता था, जो नीचे फड़ी लगा के बैग्स टांगे हुए तो थैले बेचते हैं ऐसे, तो वो सामान बड़ा बिकता था। तो वहां पे एक साहब थे, और उन्होंने क्या किया, वो एक खिलौना बेच रहे थे। उस खिलौने को दबाओ, नीचे प्रेस करो तो पॉपअप करके ऊपर आता था। दैट वाज अ रैबिट बेसिकली, राइट। सो तूने देखा हो तो दिस इज ऑल द मोर गुड यार, मतलब बहुत पुराने खिलौने हैं वो, अब तो सब कुछ ही बदल रहा है। तो वो बेच रहे थे। तो मैंने उनके पास जाके थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने उनको बोला, अंकल कितने खिलौने बेचने पे 12 रुपए बन जाएंगे? एंड जैसे मैंने उसको बोला, ही वॉज बिजी ऑल्सो, जैसे मैंने उसको बोला वो बोलता है क्यों, क्या हो गया? मैं नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ कितने खिलौने बेचने से 12 रुपए बनेंगे। तो उसने मुझे एक कैलकुलेशन दे दिया कि एक खिलौने के ऊपर 25 पैसे हैं। तो मैंने भी फटाफट हिसाब लगाया कि चल ठीक है यार, देखते। एंड यू नो व्हाट, आई रिक्वेस्टेड हिम, ही सपोर्टेड मी, और मैंने शाम होते होते 7-8 रुपए मेरे पास हो गए। और फिर जब हम यहाँ पे शांति से बैठे हो, थोड़ी देर के लिए ब्रेक में बैठ जाते हो, आपके थक गए यार लोगों के पास खिलौने बेच बेच के, आप थक जाते हो, बैठे, तो उसने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है तेरे को किस लिए चाहिए? उसने सोचा शायद मजबूरी में कोई पैसों की जरूरत होगी इसको, वो तेरे को किस लिए चाहिए? तो मैंने बोला वहां पे जाके ना मैंने 12 रुपए की चीज खानी है। एंड यू नो व्हाट, इतने जबरदस्त, मैं उनके बेटे से भी मिलके आया अभी 4-5 साल पहले। उस बंदे ने मुझे वहां पे लेके गया और बोलता तेरे को बाकी पैसों के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तू 4 रुपए मैं तेरे को दे रहा हूं, तू पहले बर्गर खा के आ। मैं वहां गया, अंदर गया, 12 रुपए का मैंने बर्गर लिया, डिफरेंट माहौल, फॉरेनर्स बैठे हुए काउंटर पे, ऑर्डर कैसे करना है नो आइडिया, बट आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे पास 12 रुपए। और बिल्कुल फिल्मों में होता ना कि किसी ने आपको भगा दिया और फिर आप पैसे लेके जाते हो और बोलते हो मेरे पास हैं। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड। सो मेरी जो फर्स्ट लर्निंग कहें या स्टार्टिंग कहें जो वो हुई, वो इसी चीज से हुई कि आपको पता होना चाहिए आप क्या चाह रहे हो, और उसके पीछे आप लग जाओगे ना तो वो होगी जरूर। और फिर तीसरी, एक चैलेंज लेना जरूरी है। मैं आपकी वो कहूंगा कि मतलब मैंने बहुत सारी चीजें ये देखा कि आप एक अगर चैलेंज ले लेते हो ना, जैसे आपने कहा कि यार बर्गर खा के जाना आज, तो एक चैलेंज लेना जरूरी है अपने आप से। तो हम इसको चैलेंज वर्ड ही बोलेंगे, इसको चैलेंज ही कहेंगे कि आपके अंदर कहीं ना कहीं। और हर्षित, यू नो व्हाट, हमारी जिंदगी में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सबको ही चैलेंजेस पसंद है, हर किसी को, हर किसी को एक्चुअली चैलेंजेस पसंद है ना। जब हम बचपन में छलांग भी मारते हैं ना तो हमें लगता है इससे अगली छलांग इससे बड़ी करनी है, जो मर्जी हो जाए। वो हमारे डीएनए में है, ह्यूमंस के डीएनए में है। और अगर कोई सामने वाला बंदा हमसे ज्यादा छलांग मार जाए तो फिर तो मारनी है, क्योंकि इसने कैसे मार दी। एब्सोल्युटली।
तो ये हमारा, मुझे लगता है कि भगवान का एक सिस्टम है, या जिसने बॉडी बनाई है या हमें बनाया है, कि उसने ये हमें ग्रोथ का एक चिप लगा दिया कि ग्रो करना है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो या चैलेंजेस क्रिएट करो अपनी लाइफ में। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, और फिर तो समझ में आ गया कि 12 रुपए कैसे कमाते हैं। फिर मैं कभी कभी छुप छुप के हर संडे को चला जाता था, संडे को ज्यादा सेल होती है। एंड कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है अगर बड़े कोई गौर से देखे तो। आपका 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप शाम को पैसे लेकर आते हो। 0 इन्वेस्टमेंट 12 रुपीज, 0 इन्वेस्टमेंट 15 रुपीज, 0 इन्वेस्टमेंट 20 रुपीज। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और मैंने घर में भी कभी किसी को बताया नहीं। बोलो बोलो। आप ब्राह्मण परिवार से हो, तो आपको लोगों ने ऐसा कहा कि यार ये ब्राह्मण परिवार ना कभी बिजनेस नहीं करते। आज के टाइम में फिर भी ये मेंटेलिटी कम है, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। तो बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। और आपने बिजनेस थोड़ा बहुत, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट से किया, तो वो कैसे आप कहना चाहोगे उसको? आपने कोप अप कैसे किया? इसमें सबसे पहले तो ब्राह्मण को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं। कोई भी लोअर मिडिल क्लास के लोग बिजनेस में नहीं जाना चाहते हैं, उनको सेफ गेम लगता है नौकरियां कर लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे भी पेरेंट्स चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, और लोअर मिडिल क्लास कहें, मैं तो पुअर क्लास की बात करूंगा। ऐसा नहीं कि हम माँ बाप पुअर होते हैं, बट समझाने के लिए मनी वाइज या स्टेटस वाइज दैट व्हेन यू डोंट हैव मच मनी, तो हर किसी को लगता है कि नौकरी सेफ गेम है और बिजनेस में रिस्क बहुत है। सो बेसिकली जिनको फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं ना, उनको बड़े चैलेंजेस होते हैं कि यार माँ बाप नौकरी कर रहे हैं और आप बिजनेस की बात करोगे ना, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे चैलेंजेस बहुत हैं। और अभी आपने अच्छी बात बोली कि बीइंग अ ब्राह्मण, तो और जबरदस्त चैलेंजेस है, क्योंकि ब्राह्मणों के माइंडसेट एक डिफरेंट होता है कि ब्राह्मण जो सुपीरियर, वो कैसे ऐसे जाके बोलेंगे भाई साहब माल ले लो। और मैं जिस इंडस्ट्री में चला गया वो तो और जबरदस्त अगेंस्ट थी। सो आंसर इज यस, चैलेंजेस 100% आते हैं, मना आपको बिल्कुल होगा, मुझे भी हुआ शुरू में, लेकिन यू शुड नो लाइक। तो फर्स्ट आंसर इज यस, आई फेस सो मेनी चैलेंजेस, बट अगेन चैलेंजेस हो गए तो मजा आता ना। ये भी है सर। उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई? लाइक फिर आप जब मैं और आप पहली बार बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि मैंने लेदर का काम किया था, मतलब मैंने बिजनेस ऐसे स्टार्ट किया था, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एक बार। जरूर जरूर जरूर। सी अभी ये एक जर्नी है और बड़ी जबरदस्त जर्नी है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि मैं वहां पे पहुंच गया हूँ जहां पे मैं था। आज मैं 56 साल की उम्र में उस चीज को देखता हूं तो मुझे अलग दिखाई देती है, लेकिन जब मैं उस सिचुएशन में था तो वो डिफरेंट थी। अब मैं आपको उस सिचुएशन के हिसाब से बता सकता हूं, क्योंकि अगर मेरा ये सुन के कोई यंगस्टर्स कुछ करना चाहेंगे तो वो सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा अच्छा समझेंगे, और कोई बुढ़ा मेरे जैसा 56 साल का करना चाहेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि यार ये हो ही नहीं सकता, अगर ये तो उस समय कर लेते तो कर लेते। तो बुढ़ा शब्द के लिए माफ करना, आप सब लोग जवान हैं, जैसे मैं 56 पे जवान। सो जर्नी क्या हुई कि अब जैसे क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि पैसे, जब भी मुझे पैसों की जरूरत है, कैनॉट प्लेस जाओ, जो हमारे साहब थे उनसे मिलो और पैसे शाम को ले आओ। आपको कितने चाहिए वो आपके कंट्रोल में था, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला था कि आप 8 घंटे काम करो, 4 घंटे काम करो, 2 घंटे काम करो, तो उसकी आउटपुट ये आएगी, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला, यू नो हाउ टू स्पीक टू द कस्टमर्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो कमिंग बैक, तो धीरे धीरे मेरे पास पैसे इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए और जिंदगी और भी आगे चली गई। ये मेरा रेगुलर काम नहीं था, ये मेरा ऐसा वाला काम था जब प्यास लगे तो अब नलके में से पानी निकाल लो, राइट? क्योंकि मेरे को उतनी पैसों की जरूरत भी नहीं थी और कोई फोकस भी नहीं था कि हाँ मुझे बिजनेस करना है तो पैसे इकट्ठे करने हैं, ऐसा उस समय तक नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन 11th and 12th टाइप्स। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग दोस्त आते हैं ना, तो ऐसे मेरे दोस्त ने मुझे, मेरी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई कि उसने बोला कि वो किसी से मिलने गया, अपने फ्रेंड से मिलने गया, तो कोइंसिडेंटली मैं भी उसके साथ में था। तो जब हम वहां पे गए तो वहां पे कुछ उसके जो दोस्त हैं वो बिजनेसमैन थे, छोटी सी उनकी यूनिट्स थी, फैक्ट्री, हम फैक्ट्री बोलते थे उस समय, अब तो यूनिट बोलते हैं, कि 4 मशीनें लगाई हैं तो फैक्ट्री है भैया। तो वहां पर लेदर गारमेंट्स का काम करते थे वो छोटा मोटा जो काम मिलता था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मतलब किसी का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, उसमें से कुछ छोटा सा काम मिल गया तो वो लोग वो करते थे, एंड दे वर डूइंग गुड। सब यंग बच्चे थे, मेरे से 4-4 साल बड़े उस समय, बट दे वर डूइंग गुड एट दैट टाइम। जब मैं गया तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिव हूँ, क्रिएटिव इन द सेंस कि मुझे चीजें देख के समझने में मजा आता है, करने में मजा आता है। तो मैं वहां पे गया, बैठा थोड़ी देर, तो उन्होंने, जो मेरा फ्रेंड था, उसको बोला कि यार कुछ पैसों की जरूरत है, एक बड़ा ऑर्डर मिला है बट फंड्स नहीं है। तो बोला हाँ देखते हैं, करते हैं। तो उसने, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, छोटू तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तेरे पास तो होते हैं।
तो कोइंसिडेंटली मेरे पास थे, तो मैंने बोला हाँ पढ़े तो है, मेरा दोस्त है, तो मैंने मना भी नहीं किया। और उस समय मैं ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ा लेता था, तो मेरे पास उसका भी पैसा मेरे पास आता था। तो मैंने उसको बोला कि हाँ पढ़े तो हैं, क्या करना बताओ। तो उसने बोला तो उसके जो फ्रेंड्स है, क्योंकि अब हम सारे फ्रेंड बन गए थोड़ी देर में, तो बोलता यार हमको दे दे, तेरे को पैसे 2-3 महीने में वापस कर देंगे, या जितने भी टाइम में वापस कर देंगे, तो हमारा काम चल जाएगा। हमारे ऑर्डर बड़ा जबरदस्त है, कंफर्म ऑर्डर है, मतलब वी आर गोइंग टू मेक मनी, प्रॉफिट तो होना ही, तेरे पैसे डूबेंगे नहीं। तो मैंने भी जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में सरो सरी हाँ बोल दिया कि ठीक है यार फ्रेंड्स हैं, दे देते हैं, और शो ऑफ भी होता है कि यार मैंने पैसे दिए, हीरो बन रहा हूँ। बट इन शॉर्ट उसी सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करूं तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, बट मेरे फ्रेंड ने बड़ी अच्छी बात सिखा दी, 1 मिनट के अंदर अंदर बिजनेसमैन बनाया। तो वो मैं ये कहूंगा कि मैंने MBA जो है ना चलते चलते कर ली, राइट। अब क्या हुआ, उस फ्रेंड ने एकदम बोला कि यार एक काम करो, तुम इसकी मशीन से जो तुम पैसों लोगे उससे मशीन खरीदोगे, उससे तो प्रॉफिट बनाओगे, तुम इसकी मशीन तो तुम हाँ, तो उसने मुझे बोला, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो उसने मुझे बोला कि भाई तू पैसे मत दे, जो मशीन है ना तू इनको मशीन लेके दे दे। तो K31 नाम की एक मशीन आती थी 1750-1800 रुपए की उस जमाने में, तो उसने बोला इनको मशीन लेके दे दे, और उस मशीन पे जितना माल उतरेगा, हमारी लैंग्वेज में उसमें बोलते हैं माल उतरेगा जितना, जैसे बेल्ट उतरेगी, कीचेन उतरेगा, जो भी स्टिचिंग का माल उतरेगा वो पर पीस तू लेना स्टार्ट कर दे। एंड हर्षित यू विल बी सरप्राइज्ड, अब क्योंकि मेरी मशीन से माल उतरता था तो मैं रोज शाम को जाके वहां बैठ जाता था हिसाब लगाने, मेरा कितना पैसा बना, राइट। एंड विद इन नो टाइम मेरा पैसा मेरे पास आ गया, और मेरी मशीन की मशीन थी। अब जब वो मेरे पास पैसा आ गया एक्स्ट्रा, तो 1 मशीन और 2 मशीन और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ गया था कि आई वॉज द ओनर ऑफ द एंटायर यूनिट, क्योंकि दोनों को धीरे धीरे जाना था, एक को कनाडा निकलना था, एक के फादर का अपना रियल एस्टेट के बिजनेस में चले गए थे रोहिणी वगैरह में, पीतमपुरा एरिया में। सो आई बिकेम द ओनर। सो वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप कदम लेते हो ना एक, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज, बहुत काम पड़ा हुआ है दुनिया में। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो सर मेरे को यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि आप किसी को लोन मत दो, उससे शेयर ले लो उस कंपनी के, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं 100% ये कहना चाहूंगा, बट ये डिपेंड भी करता है कि अगर आप कहीं पे इन्वॉल्व हो रहे हो तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होनी चाहिए, उनका भी काम बने और आपका भी काम बने। आज की डेट में अगर इस लेवल पे मैं बात करूं ना, आज की डेट में मैं किसी पे कटाक्ष भी नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे टाइम में एक सिंसियरिटी होती थी ना, उसका आज की डेट में लेवल थोड़ा सा तो कम है। लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं। हमारे टाइम में जो एक्सपीरियंस मैंने किया है कि वहां पे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मैंने जिनसे भी मैं मिला, उन्होंने मेरी काबिलियत को, मेरी पोटेंशियल को यूटिलाइज किया, और जो मैंने उनके एक्सपीरियंस को, उनकी काबिलियत को यूटिलाइज किया, इसीलिए विन विन सिचुएशन हुई। सो जो आपने बोली बात बिल्कुल सही है कि लोन मत दो, पार्टनर बन जाओ। जब आपका पैसा लगता है, आपकी अटेंशन रहती है, आपकी सुपरविजन रहती है, तो आपकी जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपका पैसा वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सामने वाला अकाउंटेबल भी रहता है कि यार ये रोज आके देखता है, इसका पैसा तो पहले वापस देना। सर आपने लेदर का काम किया था, जैसे आप बता रहे हो बेल्ट्स उतरते थे या कीचेन्स उतरते थे या मतलब लेदर वाली चीजें उतरती थी, तो ये कॉन्ट्रावर्शियल ही होगी कि आप मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, या फिर जो शर्मा जी होते हैं, वो लेदर का काम नहीं करते, चमड़े का काम नहीं करते। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी मना होती थी, तो आपको वो कैसे वो हैंडल हुआ? देखो भाई, हैंडल होने की अगर मैं बात करूं ना, तो कंट्रोवर्शियल था उस जमाने में। बीइंग ब्राह्मण, चमड़े का काम पाप है, राइट। जो अंडा, और मैं अंडा भी नहीं खाता, तो पाप है, ये गलत है। सो इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जब आपको फंडा क्लियर है ना कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, ना ब्राह्मण होने से ना नॉन ब्राह्मण होने से, पहली बात। उस समय क्योंकि जब आप नया खून होता है ना, तो आपको वैसे भी नहीं लगता कि कोई चीज गलत है। हम यूनिवर्सल की बात करते, यूनिवर्सैलिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो गलत है, पहली चीज। तो कोई चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन घर से आपको चैलेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, मुश्किलें मिलेंगी ही मिलेंगी, जो मुझे भी मिली। लेकिन मेरे केस में क्या रहा, मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, मैंने जिद की, लेकिन साथ में मैंने ढंग से एक प्रेजेंटेशन भी दी कि मैं ये करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मैं अच्छे से कर सकता हूं। मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आता था, दे वर नॉट एजुकेटेड, लेकिन उनको एक बात समझ में आ गई थी, और उनका वो स्मार्ट गेम भी कह सकते हो कि उनको एक बात समझ में आ गई थी कि कर ले, इससे होएगा नहीं, जब होएगा नहीं तो अपने आप छोड़ देगा, तो उसका दिल क्यों तोड़ना।
ये वाली बात भी थी। और मुझे फंडा क्लियर था कि मैं करूंगा तो करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया फिर। तो वहां पे ये चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं, हर बच्चे की जिंदगी में आएंगे, लेकिन यहां पर कहना मैं ये चाहूंगा कि आप जो करने निकले हो, जो आप करना चाहते हो, आपका ब्लूप्रिंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जब आपका ब्लूप्रिंट स्ट्रांग है तो इन्वॉल्व योर पेरेंट्स और जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं हमारी कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में, उनके साथ बैठ के डिस्कस करो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। अब उसमें से दो चीजें निकल के आएंगी, एक तो ये कि उनको ये समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा। जो समझ में नहीं आएगा कि जो ऑब्जेक्शंस हैं, आप उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर काम करोगे, दोबारा से समझाओगे, तो फिर उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि भाई हम मना करेंगे और उसका दिल दुखे, नहीं। वो इसलिए मना करते हैं कि उनको लगता है, क्योंकि वो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये कर नहीं पाएगा, और जब ये कर नहीं पाएगा तो पैसों का भी नुकसान होएगा, टाइम भी निकल जाएगा, और जो ये कर सकता है वो कर नहीं रहा है, उसमें लेट हो जाएगा। सो पेरेंट्स का वो वाला कंसर्न जो इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी रेडी कंप्लीटली बिफोर हिटिंग। जैसे इंडियन आर्मी में भी बोलते हैं ना, हर्षित मेरे को रोक देना बिकॉज आई हैव मोर एग्जांपल्स। जैसे इंडियन आर्मी में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, आई वुड लव टू शेयर हियर। इंडियन आर्मी में बोलते हैं कि आपका प्लान शुड बी द परफेक्ट प्लान, बिकॉज छोटी सी भी अगर मिस्टेक होती है तो यू लूज अ सोल्जर, राइट? सो प्लान शुड बी परफेक्ट। बट इंडियन आर्मी एक और चीज बड़ी अच्छी बोलती है, साथ में कंट्रोवर्शियल है वो, कहते हैं जैसे ही आपका प्लान रियलिटी से मिलता है तो सबसे पहले जो खराब होता है फौजियों की लैंग्वेज में, द फर्स्ट थिंग विच गेट्स शॉट, मतलब सबसे पहले इसको गोली लगती है, दैट इज द प्लान। वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो बोलते हैं कि जब भी आप प्लान बनाते हो तो आप पास्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बनाते हो, बट प्लान को लेकर आप फ्यूचर में जाते हो तो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। सो आपका प्लान के ऊपर जितना टाइम आप लगा सकते हो उतना टाइम लगाइए, घर वालों को इन्वॉल्व कीजिए। और जब आप घर वालों को इन्वॉल्व करते हो तो उससे क्या होता है, उनको भी लगता है कि हमारी भी इसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हमारा भी एक रोल है, मिल जाएगी वहां पर, पेरेंट्स की मेंटरशिप मिल जाएगी वहां पर। एब्सोल्युटली। और उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो ना हो, बट एज अ पेरेंट्स दे आर प्रोटेक्टिव। तो वो, और उनमें यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो आपके हिस्से बन जाते हैं ना, जब साथ में आ जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हाँ ये अब होना है, इसको करना है, क्योंकि दे आर ऑल्सो देयर। अदरवाइज आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, बच्चे बताते ही नहीं क्या कर रहे हैं, हाँ कर रहा हूं मैं, हो जाएगा, देख लूंगा, आप चिंता मत करो, सब बढ़िया चल रहा है। नहीं, इन्वॉल्व है तो और मिलके करेंगे तो जल्दी होता है। सर लाइक इनिशियल डेज में जब आपने स्टार्ट किया था तो वो पेरेंट्स को बताना एक बार मुश्किल हुआ होगा, तो मतलब कोई बच्चा स्टार्टअप करता है जब इनिशियल डेज में होता है तो वो भी एकदम से बता नहीं पाता। जैसे लाइक किसी को मान लो फैशन डिजाइनिंग करनी है, किसी को डांस करना है, किसी को एक्टिंग करनी है, तो वो इनिशियल डेज में बता नहीं सकता। तो आपको ये लगता है कि पेरेंट्स से छुप के भी काम करना पड़ता है? मैं ये कहूंगा कि हाँ, करना पड़ता है, और ये हर किसी की अलग अलग सिचुएशंस होती है। मेरी सिचुएशन जो थी उसमें मैंने छुपके किया, जो मैंने आपको बताया कि कनॉट प्लेस में खिलौने बेच दिए। एंड यू विल बी सरप्राइज, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि कनॉट प्लेस में खिलौने बेचे तो एक दिन क्या हुआ, बारिशों के दिनों में आप नहीं बेच सकते क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं होता। तो मैंने कहा यार बारिश में तो बड़ा नुकसान हो गया, खिलौने नहीं बिकेंगे। तो उसने मेरे साथ के जो अंकल जी थे उन्होंने बोला तो छतरियां बेचो बारिश में, तो हमने छतरियां भी बेच दी, राइट। और घर घर जाके भी बेची, घर घर जाके भी बेची। तो यहाँ पे बात जो आपकी है वो बिल्कुल जायज है कि पेरेंट्स से छुपके भी करना पड़ता है। और ये मैं इस एग्जांपल को बहुत सिंपल तरीके से समझता हूं कि कोई पेरेंट आपके अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ उनको उस लेवल से समझ नहीं आ रहा जिस लेवल से आपको बात समझ में आ रही है। दिस इज वन। सेकेंड इज कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि आप कर जाओगे, फिर छुपके करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कनॉट प्लेस गया तो मैंने पैसे वैसे कमाने स्टार्ट किए, तो मैंने कितने टाइम तक घर में बताया ही नहीं। उनको भी शक होना स्टार्ट हो गया था, ये आजकल पैसे मांगता नहीं है, इसके पास अपने पास पैसे तो नहीं है, कभी जेब में से अगर 10 का नोट मिल गया तो इसके पास 10 रुपए कहां से है, बट नहीं बताया, कोशिश की कि नहीं बताया। लेकिन जब बताया तो उनको समझ में आ गया कि हाँ है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा था कि तू ये खड़े होकर माल बेच रहा है, हमें भाई साहब खिलौने ले लो एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो नोबडी लाइक्स दैट, नोबडी वांट्स टू डू दैट। करना पड़ता है उनको, सच में मजबूरी ही होती है और लाइफ का एक तरीका बन जाता है। बट यस, छुपके करना पड़ता है। अगर आपको मालूम है, अगर कॉन्फिडेंस है, आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, छुपके करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका फंडा क्लियर होना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए कि जब तक होएगा नहीं तब तक घर आके सोएगा नहीं। वेरी प्लेन एंड सिंपल। सर लाइक जैसे आपने मेरे को बताया था कि लेदर का जब आप काम कर रहे थे, अभी आपने इस पॉडकास्ट में बताया कि वो 2 पार्टनर्स थे, वो चले गए थे, एक कनाडा चले गए थे और एक रोहिणी में अपने रियल एस्टेट का काम करने लग गए थे। तो उस टाइम पर आप अकेले हो गए थे और फिर कुछ टाइम बाद आपका ना मार्केट भी फॉल हुआ था, तो वो आपने उसको कैसे हैंडल किया? वो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक्स आया हुआ कि यार अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तो वो कैसे हैंडल किया आपने? ये दो बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो हर एंटरप्रेन्योर को समझने चाहिए, सोलो एंटरप्रेन्योर्स का स्पेशली। जब पहले तो आप अकेले होते हो तो आप कैसे मैनेज करोगे? इट्स नॉट इजी, है ना। आपको माल लेने भी जाना है, आपको फैक्ट्री आके लेबर को भी देखना ठीक से काम हो रहा है, आपको क्वालिटी भी चेक करनी है, आपको ऑर्डर्स भी लाने हैं, आपको डिलीवरीज भी करनी है। इट्स नॉट इजी। इन माई केस इट वॉज इम्पॉसिबल। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा समझाने के लिए कि मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मुझे चलती बाइक के ऊपर सोना आ गया था। मतलब अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी, मुझे मालूम है कि हाँ 5 किलोमीटर सीधी सड़क है, तो मैं 2, 4, 10 सेकंड की झपकी ले सकता हूं। मतलब ये हाल हो गया था, विच इज नॉट करेक्ट, किसी को करना नहीं चाहिए, बट मेरी हो गया, पर्सनालिटी में आ गया, मतलब जैसे बोलते हैं कि सिस्टम में आ गया। तो बहुत काम करना पड़ता है, पड़ता वर्ड तो नहीं कहूंगा, बहुत काम करना है, राइट। सो अकेले होके काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे उस समय अकल नहीं थी। लेकिन आज मैं 56 की एज में तब मैं देखता हूं तो जो मेरी टीम थी जो मैन्युफैक्चर करती थी, राइट, क्योंकि बाहर की दुनिया मैं देखता था, अंदर का सम वो देखते थे, उनके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। मेरा उस समय ये सोच के रिलेशन अच्छा नहीं था उनके साथ कि इनके साथ रिलेशन अच्छा होगा तो ये काम ठीक से करेंगे। मेरा नेचुरली अच्छा हो गया, क्योंकि मेरी नेचर में है कि मैं सबके साथ बैठ के बातचीत करता हूं और खाना उनके साथ खा लेता था। अभी क्या बनाया है, चावल बनाया है फॉर एग्जाम्पल, कि वो बड़े गंदे से कपड़ों बर्तनों में चावल, हमारे हिसाब से कि गंदे से बर्तनों में चावल बने, बट मैं कभी नहीं बोलता था कि साफ किया करो, नहीं, उनको अपना तरीका है काम करने का। तो मैं उनके साथ खाना वाना खा, सो मेरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद देम वाज वेरी गुड। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को, मैं अकेला नहीं रहा, वो सब भी हम लोग साथ में हो गए, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया नेचुरली, जो आज मैं 56 पे सुझाव दूंगा कि करना चाहिए, बट उसमें नेचुरली हो गया। दिस इज वन। सेकेंड इज कि अप्स एंड डाउन्स का जो आपने सवाल पूछा है ना, ये आएंगे ही आएंगे। तो मैं जनरली बोलता हूं कि 99% आएंगे। 99% आपको ऐसी की तैसी लगी रहेगी जिंदगी में। और ये मैं कहने वाला कोई नहीं हूं। आप आज मुकेश अंबानी का पूरा प्रोफाइल उठा के देखो 1 साल का, आप देखोगे कहां नुकसान हो रहा है, कहां फायदा हो रहा है। ऐसी मैं ये बोलूंगा कि लगी पड़ी है, सबकी लगी पड़ी है। तो बिजनेस इज नॉट 99%, बिजनेस इज 1%, बट दैट 1% कम्स थ्रू 99%। तो आपके डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हम नए नए निकलते हैं ना, यंग एंटरप्रेन्योर्स की अगर मैं बात करूं, तो हम ये सोच के निकलते हैं, जैसे हर जवान बच्चे को लगता ही है कि पानी में आग लगा देंगे भाई साहब, देखो क्या करते हैं, राइट। सो वो जब सेटबैक्स मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, है ना, मैं तो बहुत बड़ा हीरो, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, ये एस कर्व की तरह चलेगी जिंदगी। आप उसमें से कैसे सर्वाइव करते हो, ये आपकी पर्सनालिटी ओवर द ईयर्स बनती है। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक बुरा वक्त नहीं आएगा, है ना, जब तक अभाव नहीं होगा, तब तक जिंदगी में प्रभाव नहीं होगा। जब तक बुरा वक्त नहीं आएगा ना, आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते। एक चेस्टर पुलमैन है, मैरीन, उनकी कोटेशन में आप सबके लिए कहना चाहूंगा यहां पे, एंड दैट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड दैट इज कि वो बोलता है कि वेन एवर यू फील पेन इन लाइफ, फिजिकल पेन एंड मेंटल पेन, विच एवर पेन, वेन एवर यू फील पेन, ऑलवेज रिमेंबर द वीकनेस इज लीविंग योर बॉडी। हाउ पावरफुल दिस इज। सो बिजनेस में आपको दर्द मिलने वाला है, बट आपका वीकनेस निकलने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यू आर गोइंग टू बिकम अ बेटर बिजनेसमैन। सर ये आपकी अब की वो लर्निंग से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट उस टाइम पे वो 2-3 साल आप जब बात कर रहे थे, अभी कल बात कर रहे थे हम, तो वो मोटिवेशन अंदर से कैसे आएगी जब यार आपने 1994 में वो बंद हो गया था, 1996 से आपने फिर से स्टार्ट किया था, वो 0 से शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक बार आप ठोकर खा चुके हो, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नेगेटिव भी जा चुके हो, और फिर वहां पर पेरेंट्स को भी कन्विंस करना और सारी चीजें करना, वो कैसे आपने मैनेज किया सर, वो मोटिवेशन कैसे आया? सी वहां पे एक चीज हर किसी को समझनी होगी, दैट इज कि इफ यू कैन सिंग, देन यू कैन एक्चुअली सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग ऑल्सो। उतना अच्छा नहीं करोगे, बट कर लोगे, राइट।
सो ऐसे ही जब आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अगर मैं आज उसी माहौल में चला जाऊं कि हाँ यार, ओ माय गुडनेस, लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं, राइट, मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स कर दी हैं, बिजनेस जीरो हो गया है, अब क्या किया जाए, तो एक चीज आपको कहीं ना कहीं जरूर बताती है कि तू कर लेगा, हो जाएगा। दूसरी चीज क्या इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मजबूरी है, यू डोंट हैव अ चॉइस ऑल्सो, क्योंकि आपको करना तो है ही ना, जब करना ही है तो व्हाई नॉट डू इट बेटर, जितना बेस्ट कर सकते हो। बट होता नहीं है, उस समय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एज यू राइटली सेड, पेरेंट्स भी बोलना स्टार्ट करेंगे, देखा हमने तो पहले ही कहा था, है ना, आपकी शादी भी हो चुकी होती है, अगर मैं अपनी केस में बात करूं, छोटा सा बच्चा है भाई, आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। तो धीरे 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 आपको बहुत मुश्किलें आती हैं। इन माई केस आई वुड लव टू से, क्योंकि मेरी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आई वोंट से कि मैंने मैनेज करता था रिलेशंस को, नेचुरली बहुत अच्छी थी। तो पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव, और पेरेंट्स ना भी सपोर्टिव हो, पेरेंट्स की एक बात हमेशा होती है कि वो हमेशा प्रिकॉशनरी बात करते हैं कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज वो हैं आपके साथ ही, है ना। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे दे आर विद यू। तो फिर आपको फिर करेज मिलता है। और दूसरी चीज एक बड़ी सिंपल सी है, नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, फिर जब करना ही है तो फिर अच्छे से करना। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। सर लाइक जब आप पैसा बना रहे थे, पैसा कमा रहे थे, तो आपको ये लग रहा था कि मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा, वो फील कैसे, मतलब फील क्या होती है मिलियनेयर बनने की? ओके, यहाँ पे पैसे के बारे में जब बात आती है ना, तो मेरी बांछें खिल जाती हैं। आई लव मनी, आई लव मनी, राइट। मैं हर किसी को एक ही बात समझाता हूँ कि अगर आप ये बात बोलते हो ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, फिर आपको पता नहीं है कि पैसा क्या चीज है, राइट आपको मालूम नहीं है पैसे से क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, कमा लो और किसी को दे दो, मुझे दे दो, राइट। कमाने के लेवल पे तो आओ, पहले कमा के बोलो कि पैसा सब कुछ नहीं है, फिर देखो कितना मजा है। बिकॉज ओवर मैं कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे कहना चाहूंगा, दिल की बात अपने। तो यहाँ पे पहले आते हैं कि मिलियनेयर बनने वाली फील को भूलते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले अमीर बनने की बात करते हैं, राइट। जब आप काम कर रहे होते हो ना, जब आप मेहनत कर रहे होते हो, तो आप अमीर नहीं बन रहे होते हो, आपके पास पैसा बहुत होता है बट आप अमीर नहीं बन रहे होते हो। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सो जनरली मैं बोलता हूँ कि आप जिंदगी में कंफर्टेबल हो जाते हो, बट आप अमीर हुए कि नहीं हुए पता नहीं, आप कंफर्टेबल हो गए। पहले सोचना पड़ता था, पहले जनपद की टी शर्ट खरीदते थे तो भी बार्गेन करते थे, बट अब एरो के शोरूम में जाते हैं तो पसंद से चीज उठा के लेके आते हैं, राइट। तो वो जो मेरा समय था ना, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे लिए बड़ी बहुत प्यारी चीज है मेरी जिंदगी में, वो ये थी कि अब मैं वो कर पा रहा था जो मेरा दिल करता है, रिलेटेड टू मनी। एंड दैट कंफर्ट वाज देयर कि ठीक है यार, अभी नाइकी के उस जमाने में नाइकी एयर के जूते आए तो सोचना नहीं पड़ा कि यार कितने के हैं। वहां गए मोहन सिंह पैलेस कनॉट प्लेस में, बोला जी दिखाओ भाई जूते दिखाओ, लिए पेमेंट की और आ गए। एंड जब ऐसे हो गया, बाहर आए तो रियलाइज हुआ यार दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट मैन, पूछा नहीं, पसंद के जूते आए थे, इतने सालों से लेने की सोच रहा था, आई ले लिए। सो नाइकी एयर के जूते पहन लिए। सो यहाँ पे उस समय जो फीलिंग्स हैं वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज बहुत पैसे होने के बावजूद भी आई एम हैप्पी, बहुत मजे ले रहा हूं जिंदगी के, लेकिन वो जो छोटी छोटी फीलिंग्स थी ना, उसका मुकाबला अभी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। पहले सोचते थे कि नहीं ले सकते और फिर लेते थे, और आज पता ही नहीं है कि नहीं ले सकते और लेते हैं। तो जो नहीं ले सकते थे वे लेने वाली जो फीलिंग है ना, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि मिलियनेयर बनने की फीलिंग, तो उस जमाने में थोड़े थोड़े ड्रीम्स होते थे कि यार 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे। तो मेरा एक पर्सनल ड्रीम क्या था कि जो कि आज तक मैंने मेंटेन किया हुआ है कि यार जब भी मैं कहीं खाना खाऊंगा ना, मैं टिप जो है ना, वो बिल से ज्यादा देनी है। दैट्स माई स्टाइल। तो 5 स्टार होटल में मैंने फर्स्ट टाइम 790 रुपीज का बिल पे किया और मैंने 800 रुपीज की अलग से टिप दी। और पूरे वहां पे पूरा स्टाफ जो है ना, वो पागल हो गया कि ये आदमी गलती से दे रहा है, दारू पी हुई है या बिना बात का शो ऑफ कर रहा है। तो वो जो माहौल है ना, वो मैं आज तक मुझे याद है कि आसपास के लोगों को लगा कि क्या आदमी आया है, 700-800 रुपए का बिल बना और 800 रुपए का टिप दे रहा है। सो धीरे 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 ये वाली जो फीलिंग्स इकट्ठी हुई जिंदगी में, इसका अपना मजा आया। तो कंफर्टेबल होने से फिर आप अमीर होना स्टार्ट कर देते हो
कि यस अब आप कंफर्टेबल हो गए, हाँ ठीक है यार, अब बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं है ना, घर में राशन दुकानदार से उधार नहीं लेना है, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर आप अमीर हो जाते हो। ठीक है यार, कितने का राशन आ रहा है पता नहीं, आप घर में छोटे मोटे चीजों की आप बजटिंग नहीं करते हो लाइफ में, जब आप बजटिंग नहीं करते हो तो समझो आप मिलियनेयर हो गए, राइट। सो कंफर्टेबल होने से अमीर होना, अमीर होने से मिलियनेयर होना। अमीर और मिलियनेयर होने में एक फर्क क्या है, मिलियनेयर्स अमीर हैं लेकिन अमीर मिलियनेयर हैं ऐसा नहीं है। मिलियनेयर होने का मतलब है व्हेन यू हैव टाइम ऑल्सो। जैसे मेरे केस में क्या है कि आई हैव लोड्स ऑफ टाइम। मैं लोगों को एक चीज बोलता हूं, मैं पैसे से मिलियनेयर हूं नहीं हूं भूल जाओ, बट मैं टाइम से मिलियनेयर हूं ये पक्की बात है। मैं रिलेशनशिप से, रिलेशंस की वजह से मिलियनेयर हूं ये गारंटेड है, राइट। सो दिस इज द पावर। सो मिलियनेयर होने की जो असली फीलिंग है वो ये है, इट्स नॉट अबाउट मनी। मिलियनेयर होने की जो असली फीलिंग है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि मैं कैसा था, मैं बुरा नहीं था कभी भी, बट मैं कैसा था और आज मैं कैसा इंसान हो गया, तो मेरे अंदर से एक फीलिंग आती है, और ये बड़ी जेन्युइन फीलिंग है, बोलने के लिए नहीं है, ये जेन्युइन फीलिंग आती है कि यार जो भी है यार, मैं इंसान बहुत बढ़िया हूं। मेरी सेल्फ एस्टीम जो है ना वो बहुत स्वीट हो गई है, मतलब बहुत प्यारी हो गई, मैं बहुत यूनिवर्सल हो गया हूं। तो कभी कभी सच में ये फीलिंग आती है, जैसे वो मिर्जापुर पता नहीं कौन सा सीरीज थी, वो बोलता है ना, एक बहुत बड़ा अच्छा एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, कभी कभी साला लगता है अपन ही भगवान है यार। यू नो, ये नहीं कि मैं भगवान, मैं अथॉरिटी वाले भगवान की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसकी क्रिएशन हूं ना, तो मुझे लगता है यार मैं एम डूइंग जस्टिफिकेशन टू हिज क्रिएशन। तो असली मिलियनेयर बनने से उस जर्नी में जो आप इंसान बनते हो, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आज हो सकता है मेरे सारे पैसे छीन लें, नुकसान हो जाए, लेकिन जैसा मैं इंसान हूं ना, वो मेरा लेवल नेक्स्ट आ चुका है। जैसे होता है ना कि पंखे में सोते हो, फिर आप एसी में सोते हो, फिर पंखे में नहीं सो पाते, तो सेम है ये चीज है कि अब आप एक लेवल पे पहुंच गए हो कि जहां पे लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो सर अब मैं ना थोड़ी सी आपकी ये बात करना चाहूंगा कि आपने लिंक्डइन में बहुत सारी प्रोफाइल डाली है कि आप सोनल में रिजॉर्ट्स बना रहे हो, आपकी मतलब एक रियल एस्टेट जर्नी भी है। तो मैं उस रियल एस्टेट पार्ट को थोड़ा सा छेड़ना चाहूंगा कि वो आपने कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया था और उसकी क्या। गुड, इसके दो कनेक्ट्स लगा के चलते हैं, बड़े जबरदस्त। कुछ चीजें जो तब पता नहीं थी और कुछ चीजें जो अब पता चली हैं, उसके बीच की जर्नी है, राइट। जब पता नहीं थी तब क्या होता है, जब आपके पास थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो हमारे पंजाबियों में, यू मे ऑल्सो नो, तो एक कमेटी सिस्टम भी चलता है ना, हाँ भी कमेटी डाल लो, है ना, आपके पास हर महीने एक्स्ट्रा पैसा कमेटी डाल लो। और बिजनेसमैन को कमेटियां जरूर डालनी चाहिए, राइट। वो एक बड़ा अच्छा मनी सिस्टम है कि आपको जरूरत पड़ेगी तो देयर इज समथिंग फॉर यू, आप थोड़ा थोड़ा देते हो और देयर इज समथिंग फॉर यू, एंड दैट इज बेटर देन लोन। आई टेल एवरीबॉडी, कमेटियां जरूर डालिए, सही लोगों के साथ भाग भी जाते हैं, बिवेयर ऑफ दैट ऑल्सो, इट्स अ डिस्क्लेमर, राइट। सो कमिंग बैक, सो पॉइंट इज कि जब आपके पास पैसे हो रहे थे, जब मेरे पास भी हो रहे थे, तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला यार मैंने वहां पे प्लॉट लिया है ना, मैं यहाँ घूमने गया, तो वहां से अगेन एक टीचर मेरे को मिल गया। जब मैं टीचर बोलता हूँ तो ये बोलता हूँ कि जिसने मेरी जिंदगी में कुछ बोला और मेरी दिशा बदल गई। तो किसी ने बोला यार प्लॉटों में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि फायदा होना और नुकसान नहीं होता। तो उस जमाने में 1989-90 के आसपास दिल्ली जो है एक्सपैंड हो रही थी, छोटे छोटे गांवों में प्लॉट्स कटते थे। तो वहां से मुझे एक किसी ने, मैंने नहीं किया, मैं एक्सपर्ट भी नहीं था, बट होता ना आपका कोई दोस्त होता है जिसको बड़ी नॉलेज होती है, तो उसने किया, और ये वाला ज्ञान मुझे पहले से था कि लोन नहीं देना है, पार्टनरशिप कर लेनी है। तो उसने बोला यार प्लॉट लेना है, पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने कहा प्लॉट लेके क्या घर बनाना है? नहीं घर नहीं, खरीदना फिर बेचेंगे, खरीदें फिर बेचेंगे। तो मैंने बोला फिर मेरा हिस्सा डाल दे, फिर मैं तेरे को लोन क्यों दूं भाई कि तेरे को ₹1,00,000 दिया और फिर मेरे को 2 महीने बाद ₹1,00,000, दोस्त से आप इंटरेस्ट भी नहीं लोगे, मैं तेरे को गारंटी है? बोला हाँ गारंटी है, नुकसान नहीं होगा। मैंने अगर नुकसान नहीं होगा फिर इधर पड़े हुए पैसे तेरे पास पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फायदा हो गया तो बल्ले बल्ले। तो हम लोगों ने, मतलब मैंने जो फर्स्ट पैसे दिए, तकरीबन मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, बट 17,000 रुपीज दिए एक छोटा सा अजीब सा बेकार सा यूजलेस सा प्लॉट खरीदने में, उस समय के हिसाब से। कैसा प्लॉट था मैं बताना चाहूंगा। कच्ची कॉलोनीज को आपको सोचना होगा, आज की कच्ची कॉलोनी, उस जमाने की गंदी कच्ची कॉलोनीज, खेतों के अंदर प्लॉट कट रहे हैं। तो एक जगह ऐसी आती थी, एक सड़क इधर जा रही है, एक सड़क इधर जा रही है, और वी बन जाता था। तो ये वी के ऊपर जो कॉर्नर का प्लॉट होता है ना, ये मोस्ट यूजलेस प्लॉट होता है, कोई नहीं खरीदता है। और हमारे वास्तु के हिसाब से भी लोग बोलते हैं गौमुख और पता नहीं कौन सा शेर मुख और बकरी मुख प्लॉट है जी, ये वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं खरीदना चाहिए। उसने वो मेरे पैसों से खरीद दिया। अब क्या हुआ, अब ये प्लॉट बिके ना,
ये अटक गया, अब नुकसान कोई नहीं है, 17,000 का भाई कोई नहीं। पता नहीं कहां से भगवान ने मुझे आइडिया दिया, मैंने देखा भी नहीं था, मैं देख के आया, मैंने कहा यार यहाँ पे एक काम करते हैं, एक छोटी सी ना पान की दुकान खोल देते, जो इधर जाएगा वो भी पान खाएगा, इधर जाएगा वो भी पान खाएगा। एंड जैसे वो पान की दुकान खुली, उस समय क्योंकि दुकानें खोलने का भी नहीं लोग सोचते थे ना, पैसे नहीं थे लोगों के पास कि यहाँ मतलब उस लेवल पे, उस कॉलोनीज के हिसाब से अगर हम बात करें, तो मैंने बोला यार मेरे पास पैसे पड़े हैं, यहाँ पे पान की दुकान खोल देते हैं। एंड यू नो व्हाट, आइडिया ही दिया था अभी, तो प्रॉपर्टी डीलरों ने वो जगह ये कह के बेच दी कि यहाँ पे कोई पान की दुकान खोलेगा, छोटे मोटे ब्रेड बटर की दुकान खोलेगा तो उसकी दुकान बड़ी चलेगी। तो वो प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई, और जब वो प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई तो हमने उसको बेचा और फिर आगे और बेटर ले ली, और करते 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 फिर वहां से भी पैसे आने स्टार्ट हो गए। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, मेरे फादर भी बोलते थे, जब भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान, घर में ऐसे बोलते हैं ना कि तू गधा पहलवान चल रहा है भाई। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड देयर, फ्रॉम देयर। सो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट आ गया, एक चीज फंडा क्लियर हो गया कि भाई कुछ भी हो, पैसे जो है रियल एस्टेट में जाने चाहिए, कमाओ और प्लॉट खरीदो। तो मैं यहाँ पे सबको सुझाव भी देना चाहूंगा, आजकल होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, बट छोटे शहरों में होता है कि छोटे छोटे प्लॉट अगर आप खरीद सकते हो, 2 दोस्त मिलके, 4 दोस्त मिलके लेकर डाल दो। बिल्डर फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूं, प्लॉट्स की बात कर रहा हूं, लेकर डाल दो। वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और धीरे धीरे आपको भी समझ आएगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। तो रियल एस्टेट में कभी नुकसान नहीं होता, बिल्डर्स को, ओनर्स को, लैंड ओनर्स को, फ्लैट वालों को हमेशा नुकसान होता है, वो अलग बात है। ठीक है, सो कमिंग बैक, तो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट बना, और मैं क्योंकि आई एम इनटू कैंपिंग, ट्रैकिंग, मेरे पास जैसे ही समय निकलता है, जैसे ही पैसे होते थे, उस समय मैं बाइक उठाता था और सीधा हिमाचल, और 2 दिन जंगलों में चले गए। तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन बेसिकली। तो अब क्या हुआ, तो वहां जाते थे तो अपने दोस्त, जब मैं जाता था तो फ्रेंड्स भी बोलते थे कहाँ गया था। उस समय हम तो व्हाट्सएप पे फोटो तो भेजते नहीं थे, कहाँ गया था यार, मैं वहां कैंपिंग करके आया, टेंटिंग करके आया। और हमारे टाइम में टेंट कैंप डिकैथलन था नहीं, तो मिलते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया, फौजी टेंट को रिपेयर किया, पुराने खरीद लिए। तो कहने का भाव है कि पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, तू कहाँ गया था, तो मेरे भी दिमाग में आ गया, मैं वहां गया था, चलो जैसे होता है ना दोस्त करते ही हैं, चलते हैं, अगली बार चलेंगे। तो चलने स्टार्ट किया, तो धीरे 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 ये समझ भी आ गया। और यहाँ पे मैं विजन की बात सबको बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना सब लोग। हिमाचल में एंटर करने के ना 5 पॉइंट्स हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स। तो लेफ्ट से चलते हैं, ये है डलहौजी साइड जो पठानकोट से है, राइट। उसके बाद ये है रोपड़ से 2 हैं, एक धर्मशाला के लिए, मैक्लोडगंज के लिए, और एक कुल्लू मनाली के लिए, राइट। उसके बाद है शिमला वाली साइड, और जो चौथी साइड, जो 5वीं साइड है, वो कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो मेरे दिमाग में 1990 के आसपास ये बात आ गई थी, स्पेशली 94-95 के आसपास मैंने एक्शंस लिए कि एक्चुअली वो एरियाज एग्जॉस्ट होंगे आने वाले टाइम में, और ये एरिया इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, मैंने कुफरी के पास छोटा सा लैंड ले लिया, थोड़ा सा सोलन डिस्ट्रिक्ट में ले लिया, तो नौराधार करके है राजगढ़ में, तो वहां पे मैंने लैंड पीस ले लिया, क्योंकि मैं कैंपिंग ट्रैकिंग करता रहता था, पहले दूसरों के जगह पे करता था, फिर धीरे धीरे अपनी जगह ले ली। और 95-96 के बाद मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में चला गया, तो फिर मैं अपने वहां से ग्रुप्स बना के लेके जाने लग पड़ा, छोटे छोटे, बहुत रेयर, मतलब साल में 2 बार 3 बार, बट धीरे 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 वो जगह भी इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई, बेटर होनी स्टार्ट हो गई, बिजनेस बनना स्टार्ट हो गया। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रियल एस्टेट परचेजिंग। आई एम नॉट अ रियल एस्टेट वाला बंदा, बट मेरे को रियल एस्टेट में जमीन खरीदने में इंटरेस्ट बहुत आना स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से काफी फायदा रहा। या सर लाइक मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत बार ना रिलेशनशिप की बात करी अपने फ्रेंड से, मतलब आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन होना चाहिए आपका। तो वो एक रिलेशनशिप आप कैसे अच्छा मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारी बार ये फेस किया, बहुत सारी बार, जैसे आपने रियल एस्टेट भी पार्टनरशिप में किया, लेदर काम किया था वो भी पार्टनरशिप में किया था, तो एक रिलेशनशिप अच्छा कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सी, बिजनेस रिलेशनशिप एंड जनरल रिलेशनशिप में, दोनों में एक फर्क पहले समझ लेते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप इज, हम लोग ना बिजनेस रिलेशनशिप में गड़बड़ क्या करते हैं कि स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, नॉट ट्रस्टिंग एनीबडी एक्चुअली। और ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं होता है, ट्रस्ट इज योर बिहेवियर विद द पर्सन। सो मेरे केस में 2 बातों से बड़ा मुझे फायदा रहा। फर्स्ट इज कि मेरा जो रिलेशनशिप जनरल है वो सबके साथ एक बात के बेसिस के ऊपर ही है, ये मुझे समझ बाद में आया, लेकिन तब से एक चीज मैंने देखी है कि मैं लाइफ में जिनके साथ भी कनेक्टेड रहा ना,
मेरी किसी के लिए इंटेंशंस कभी भी बुरी नहीं रही। मैं आज भी किसी से फायदा नहीं उठा सकता हूं। मेरे दिमाग में रहता नहीं है कि हाँ मैं इससे फायदा उठा लूं, नहीं, राइट। सो उसकी वजह से एक डिफरेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट लेवल का लव, डिफरेंट लेवल का रिस्पेक्ट, डिफरेंट लेवल का ट्रस्ट बनता है। और फिर जो ये फ्रेंड सर्कल अगर की बात करें तो हम लोग पहले दोस्त हैं, पहले हमारा रिलेशन अच्छा है और फिर हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं। थर्ड इज क्योंकि मनी वाइज मैं कंफर्टेबल था, मनी वाइज मैंने कभी किसी के ऊपर डाउट नहीं किया, तो जब भी फ्रेंड्स के साथ काम किया तो उनको सपोर्ट करने के हिसाब से भी कर दिया कि उनका भी काम, जैसे मैंने कहा ना, विन विन हो जाए, तो उनका भी काम चल जाए, मेरा भी नुकसान ना हो। फायदा होता है नहीं होता कोई बात नहीं, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। सो वहां पर ये बिजनेस रिलेशनशिप भी बेटर होता चला गया, उनको भी फायदा हुआ। ऐसा नहीं कि हमेशा फायदा ही हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन नुकसान हुआ तो मैंने कभी किसी को जाके ये नहीं कहा कि तूने मेरा नुकसान कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था नुकसान तो होता ही है, 90% तो होना ही नुकसान है। तो सर जब हम पहली बात करते तो आपने कहा था कि मैंने एक विजनरी माइंडसेट डेवलप किया है ओवर द टाइम। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक विजनरी माइंडसेट क्या होता है और वो कैसे डेवलप कर सकते हैं आजकल के यूथ, मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये सवाल जो है ना, ये मिलियन का बिलियन डॉलर का सवाल है, और जिसको आंसर है वो भी मिलियन बिलियन डॉलर का आंसर है। और अगर यंगस्टर्स सुन रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं बता पाऊं। इट्स नॉट दैट इजी। विजन का मतलब ड्रीम्स नहीं होता है, पहली बात तो ये। लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि विजन का मतलब है कि मेरी ऐसी जिंदगी, नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट दैट इज अ ड्रीम। विजन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और मैं यहां पे हर्षित आपके इस पॉडकास्ट पे भी कहना चाहूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि 99% लोग जो विजन की बात करते हैं, जो जिंदगी में कमाल भी हैं, इवन दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ विजन इज। 99% पीपल, राइट। बट विजन क्या है उसको मैं समझाता हूं आपको। जब मैं समझा पाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये जो 1% लोग हैं ना, ये कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन ये इनके पास विजन है। अब विजन क्या होती है उसको समझते हैं। विजन को हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टता। आप दूर तक देख सकते हो। अब दूर तक देखने का मतलब लोग क्या कहते हैं, मेरे आने वाले 5 साल में जिंदगी कैसे होगी। ऑफ कोर्स दैट्स अ विजन, दैट्स अ ड्रीम, बट विजन इज समथिंग बियॉन्ड दैट। मेरे केस में क्या हुआ, मैं उसका एग्जांपल दूंगा और आज का एग्जांपल दूंगा। जब मैं काम कर रहा था लेदर इंडस्ट्री में, तो मैंने देखा कि बहुत देर से लेदर जैकेट के बिजनेस आते थे, क्योंकि हमने लेदर जैकेट से स्टार्ट किया, तो लेदर जैकेट्स के बिजनेस बहुत देर से आते थे। उसमें रिजेक्शंस बहुत होती थी, तो नुकसान के चांसेस भी बड़े थे। तो हमने क्या किया, उस जमाने में लेदर कीचेन्स कोई भी नहीं यूज करता था, लेकिन हमारा लेदर जो है ना, कतरन बोलते हैं, वेस्ट, वो बहुत होता था। और मैंने शुरू में बताया कि मैं क्रिएटिव हूं, तो मैं क्या करता था, कैंची पकड़ के उसका कुछ ना कुछ डिजाइन बनाता रहता था। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे डिजाइन बना के उसके ऊपर लगाया, और कहीं भी जाता था तो जैकेट के साथ वो एक कीचेन फ्री दे दिया। यू अंडरस्टैंड दिस? सो अब क्या हुआ कि उस तरफ मेरे दिमाग में आना स्टार्ट हुआ कि आने वाले टाइम में लेदर जैकेट्स की कितनी डिमांड रहेगी, तो क्या मुझे साथ में ये छोटी छोटी चीजें बनानी चाहिए जिस पे खर्चा ही कोई नहीं है, खाली बैठा मेरा मजदूर बना देगा, मेरी लेबर बना देगी। तो ऐसे करते करते कुछ चीजें सामने नजर आनी स्टार्ट हो गई। जैसे आज की डेट में भी, अभी भी मैं 2-3 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऐसे बड़ी सारी चीजें उस जमाने में हुई, लेकिन अभी मैं यंगस्टर्स के लिए विजन को अच्छे से एक्सप्लेन क्या करूंगा, वो ध्यान से सुनना। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बिजनेस के लिए नहीं बनाई थी, ध्यान से समझिएगा। उसने वो फेसबुक अपने कुछ दोस्तों के इंटरेक्शन के लिए बनाई थी, लेकिन जब उसकी डिमांड देखी तो उसको विजन आ गई कि यार इसको इट कैन बी स्केल्ड अप एज अ बिजनेस। अब आप देखिए, फेसबुक की सक्सेस अगर मैं पूछूं तो क्यों है, कोई बताएगा? फेसबुक की सक्सेस लोगों के बिहेवियर की वजह से है। मार्क जकरबर्ग को एक चीज समझ में आई, यहां पे समझना, मैं ये बहुत बड़ी केस स्टडी है बट मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। मार्क जकरबर्ग को एक बात समझ में आई कि लोग अपना शो ऑफ करके लोगों को बताने में बड़े खुश होते हैं। फेसबुक एक्चुअली देखा जाए तो वो उस बिहेवियर को सेटिस्फाई करती है। अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, जो मैं बताऊंगा जो आपको किसी को नहीं मालूम होगा। फेसबुक ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, एक ऐसा इक्विपमेंट क्रिएट किया जो अपने पास नहीं रखा कि यार हम ही करेंगे, नहीं। उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया स्मार्टफोन वालों को दिया कि आपके जो कैमराज हैं वो फ्रंट में अगर आप लगाओगे, आप सेल्फी खींचोगे, तो ये वाली सेल्फी मेरे फेसबुक पे जल्दी आएगी, तो लोग दुनिया को बताएंगे कि मेरी फोटो वहां पे है।
नाउ लुक एट दिस ब्यूटिफुल थिंग। फेसबुक के ग्रोथ में कैमरे की सेल्फी वाले फोन के सेल्फी कैमरे का कितना बड़ा रोल है, फोन के कैमरे का कितना बड़ा रोल है। उसने उस गैप को भर दिया इंटरनेट की वजह से। तो उसको ये मालूम था कि 2 साल बाद 3 साल बाद लोगों का बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि 5 साल की लड़की भी 5 साल का बच्चा भी अपनी सेल्फियां खींच खींच के अपलोड कर देगा, बटन ही तो दबाना है। दैट इज द विजन कि आप आने वाले समय में कौन सी 10-5 चीजों को 2 चीजों को कॉम्बिनेट करके अपने बेनिफिट ले सकते हो और दुनिया को फायदा पहुंचा सकते हो। दैट इज द विजन। सो आज की डेट में देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। कोई भी एंटरप्रेन्योर, अभी मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि जो हो रहा है ना उसी में कुछ ढूंढते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, जो हो रहा है कौन सी 2 चीजों की वजह से आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, अगर आप उस पर काम करोगे तो आप एज ले सकते हो, आप आगे जा सकते हो। सो विजन इज नॉट सीइंग योर फ्यूचर, विजन इज सीइंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कौन सी चीजें हैं, किसको मिक्स करके मैच करके एमग्लेट करके आप कुछ नया बना सकते हो। So that is what vision is all about. तो सर लाइक एक चीज मेरे दिमाग में ये आती है कि आप जब भी शुरुआत करते हो, लाइक आप अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हो या वैसे जब भी आप शुरुआत करते हो, आप जय हिंद बहुत बोलते हो, मतलब जय हिंद से शुरुआत करते हो। तो वो मतलब मैंने आपकी जो टेडेक्स टॉक सुनी थी उसमें भी आपने जय हिंद से शुरुआत की थी। और तो लगता सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि आप या तो कोई आर्मी मैन रहे थे, तो वो जय हिंद से शुरुआत क्यों, मतलब उसका क्या रीजन है? फैंटास्टिक। देखो दो वजह हैं। एक तो ये कि फौजी एरिया में पैदा हुआ, वहां पला बड़ा, तो अंदर से तो फौजी हूं, फौज में नहीं गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अंदर से मैं फौजी हूं। और ये मेरा एक्चुअल फौजी हेयर कट है, राइट, बीच में मैं लंबे बाल करता हूं, वो उसका उस पर भी एक सवाल बनता है, जरूर पूछना, राइट। सो बेसिकली तो फौजी हूं। दूसरा क्या कि देश से सच में बड़ा प्यार है। तीसरा ये कि माहौल में वो जय हिंद बहुत देखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि हमेशा से बोलता आया हूं, बीच में गैप था, लेकिन अब क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी था, पब्लिक स्पीकिंग में भी था, तो बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हाउ आर यू, ऑडियंस को स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर आपने कई स्पीकर्स को भी देखा होगा तो कई बार क्या होता है, ऑडियंस में हिंदू भी बैठा है, सिख भी बैठा है, मुसलमान भी बैठा है, तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, तो ठीक है भाई, ये तो अंग्रेजों के लिए हो गया, क्रिश्चियंस के लिए हो गया। या फिर अगर आप बोलोगे नमस्कार, तो भाई ये तो हिंदुओं के लिए हो गया, राइट, सलाम वालेकुम, भाई ये तो मुसलमानों के लिए होगा। ये बड़ा फर्क सा है, बड़ा अजीब सा है, ये करते हैं लेकिन सब स्पीकर्स, ताकि सब रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिले, विच इज राइट, नथिंग रॉन्ग, बट यूनिवर्सल क्या हो सकता है इंडियंस के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो मेरे को एक ही बोलना पड़े, मेरे को ये ना बोलना पड़े हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम, नहीं, इन सबको अगर आप इकट्ठा कर दो और ऑडियंस को आपको एड्रेस करना है तो जय हिंद, दैट्स ऑल। आप अमेरिका जाएं, आप जो मर्जी करें, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, जो मर्जी करें, बट अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो जय हिंद बोलिए। तो जय हिंद वहां से आ गया, और वो मेरी नेचर में वैसे भी था कि मैं अदरवाइज रूटीन में लोगों से बात करते करते जय हिंद जरूर बोलता था। क्या भाई जय हिंद, कैसा चल रहा है मेरा देश, ये मेरा बचपन में डायलॉग होता, कैसा चल रहा है मेरा देश। तो कोई नौकरी करता था, मैं ठीक से कर रहा है ना, मेरा देश का ध्यान रखना, ऐसे मजाक में। तो वो एक भावना है कि जब आप जय हिंद बोलते हो तो मैं ये कहना चाहूंगा, यस आई एम इन लव विद माई कंट्री, आई डोंट लव माई कंट्री ना, आई एम इन लव विद माई कंट्री। मुझे अपने देश से प्यार है, मैं प्यार नहीं करता हूं, मुझे प्यार है, तो वो मेरे अंदर से निकलता है कि मैं जय हिंद बोलता हूं, और ये नेचुरल निकलता है यार। तो इसमें कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस भावना से है कि मेरा इच्छा है कि हमारे देश का जो, अभी मैं कल भी बात कर रहा था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अब वैसे हर्षित समझाने के लिए बोल रहा हूँ जय हिंद के ऊपर, कि जस्ट इमेजिन कि क्या हमारा यूथ जिसके पास पोटेंशियल है, जिसके पास काबिलियत है, अदरवाइज सबके पास है, बट जिसको लगता है कि मेरे पास है, क्या वो लोग भी अपना टाइम अन्य रहे, राइट। सो अगर वो लोग अपना वो थोड़ा सा समय सेव कर देंगे तो देशभक्ति हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, हर किसी को समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका हर एफर्ट या तो देश को बना रहा है, या कोई हर एफर्ट आपका देश को पीछे लेके जा रहा है। तो इसलिए जय हिंद से भी जो भावना है वो ये वाली है कि आई रियली वांट एवरीबडी टू फॉल इन लव विद योर कंट्री एंड नेवर एवर वेस्ट द रिसोर्सेज और द टाइम और योर एनर्जी और द आइडियाज। सो अपने देश से इश्क में रहोगे तो मजा रहेगा। या तो सर लाइक ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे आप जब बच्चे थे और जो आपके बच्चे हैं, आप उनको कैसे कंपेयर करते हो अपने आप को और आपके बच्चों को,
और आज की डेट में आपके बच्चों को आप कैसे वो हैंडल करते हो? मतलब ये भी एक समंदर जैसा टॉपिक है, बट मैं कहूंगा कि जैसे जज्बाती हम थे वैसे जिंदगी में कुछ करने के लिए जज्बाती हमारे बच्चे नहीं हैं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन उनके अंदर डीएनए है, राइट? सो उनकी अप्रोच जो है वो कंफर्ट वाली है, हमारी अप्रोच जो थी वो जुगाड़ वाली थी। कंफर्ट वाली उसमें टाइम कम लगता है, जुगाड़ वाली में टाइम ज्यादा लगता है। तो हमें लगता है कि हम ज्यादा जज्बाती थे, हम ज्यादा एग्रेसिव थे जिंदगी में कुछ करने के लिए। आज की जनरेशन वैसी नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की बात करूं तो यस, उनके अंदर वो वाली फायर नहीं है कि जैसे हमारे अंदर थी, लेकिन उनके अंदर अपनी एक फायर है जो हमारे अंदर शायद नहीं थी। सर लाइक आपने मुझे पहली बार बताया था कि आपके जो बच्चे हैं वो कनाडा में पढ़ रहे हैं, मतलब जो उनकी फर्दर स्टडीज है वो कनाडा की है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अब ये कौन सा सिस्टम है मुझे मालूम नहीं, बट जिसको मैंने पढ़ा है तो मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, यूजलेस। 12 साल यूजलेस, 3 साल यूजलेस, another 2 years useless. Our education system is useless. It wastes our time. तो अब ये पॉलिटिकल लेवल पे है, देश के लेवल पे है, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट इसलिए है कि डेट ऑफ बर्थ, ओ माय गुडनेस, हाउ स्टूपिड इट इज, राइट? सो 10वीं 12वीं आपको करनी ही होगी, लेकिन अपना सक्सेस सिस्टम बनाइए, अपना सक्सेस एजुकेशन सिस्टम बनाइए पैरेलली। आप 8वीं में हैं तो आपको अभी से शुरू हो जाना चाहिए कि यार मेरा सक्सेस सिस्टम क्या है। पढ़ना तो है, ये तो मजबूरी है। जैसे होता है ना कि रात को 12 बजे तक बाहर घूमने का दिल कर रहा है, लेकिन घर में 8 बजे पहुंचना मजबूरी है, दिल बाहर है। तो अगर आपका ऐसे ही दिल बाहर है एजुकेशन के बाहर, तो आपका सिस्टम होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि ये बोलो कि ये सिस्टम खराब है, आप अपना एक अच्छा सिस्टम बनाओ। तो शॉर्ट आंसर इज यूजलेस, एजुकेशन सिस्टम यूजलेस। टीचर्स, लोग बहुत टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट? जिससे भी आपने सीखा है, बट हमारे स्कूल की टीचर्स 99% यूजलेस, बेकार है। लोग बोलते हैं टीचर्स को आप इतना खुल के क्यों बोलते हो? क्योंकि जिंदगी बनाने की बजाय हिंदुस्तान के मैक्सिमम टीचर्स बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो टीचर्स नहीं है, वो नौकरी करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स नहीं है। टीचर्स डिफरेंट होते हैं। मेरे को एक जिंदगी में टीचर मिली, सैम्बी मैम, आई एम इन लव विद हर। अभी बात करूंगा 2 मिनट, मेरे को रोना आ जाएगा। क्या कमाल की पर्सनालिटी थी। मैंने एक चीज़ कहीं शेयर भी की थी, फटाफट शेयर करना चाहूँगा। मैं स्कूल में ना बड़ा हीरो बनता था, तो मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं। मेरे डैड भी थे, वो उनके भी बड़ा रुतबा था, तो मैं किसी टीचर से डरता नहीं था, प्रिंसिपल से डरता नहीं। ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट, बट डरता नहीं था। तो एक बार मेरी सैम्बी मैम ने मुझे, मेरी सैम्बी मैम, राइट, सैम्बी मैम ने मुझे बोल दिया कि तूने ये काम नहीं किया, पनिशमेंट दे दी मुझे, राइट? उन्होंने मेरे को पनिशमेंट दे दी कि क्लासरूम के बाहर खड़ा हो जा। मैं बाहर नहीं खड़ा हुआ, मैं सीधा घर चला गया। मेरा घर स्कूल के साथ में ही था। मेरे फादर ने पूछा तू जल्दी कैसे आ गया? मैंने बोला सैम्बी मैम ने ना मेरे को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। मेरे फादर को भी गुस्सा आ गया, वो भी दबंग थे। बोला किसने साले ने मेरे बच्चे को कुछ कह दिया, चलो। अब तेरे को सीन समझना होगा, एवरीबडी लिसन टू दिस वेरी पावरफुल सीन। सैम्बी मैम खड़ी हैं और मेरे फादर खड़े हैं। मेरे फादर हीरो बन रहे हैं कि, और बात करते करते सैम्बी मैम ने बोला इसने ऐसे किया, ये किया, वो किया, ब्ला 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 ब्ला। तो मेरे फादर ने बोला कुछ भी किया हो, ऐसे मेरा बेटा है। मतलब उन्होंने बोला मेरा बेटा, बाप हूं मैं इसका। तो मेरी मैम ने भी क्या बोला मालूम है? मेरा स्टूडेंट है, टीचर हूं मैं इसकी। एंड यू नो व्हाट, मैं अभी बोल रहा हूं ना, मेरे को रोना आ रहा है। वन सेंटेंस फ्रॉम हर गॉट मी कनेक्टेड टू हर। यार शी इज माई टीचर। और मैं आज तक बोल रहा हूं, अभी यहां पे भी बोलना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में हेलीकॉप्टर खरीदने का ड्रीम तभी बन गया कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा, या तब अमीर की नहीं बात थी, तब यह था कि मैं एयरफोर्स में नौकरी करूंगा, पायलट बनूंगा, और मैं हेलीकॉप्टर से सैम्बी मैम प्रेयर के टाइम पे खड़ी होंगी और ऊपर से मैं फूल फेंकूंगा उनके ऊपर। दैट बिकेम माई ड्रीम। तो अब टीचर्स नहीं है, पहले भी बहुत कम होते थे, अब तो टीचर्स दिखते नहीं है।
There are good human beings, they may be good teachers also, but very rare. सर लाइक आप एजुकेशन, मनी और पैशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? लाइक आपने मनी भी बनाई और साथ साथ एजुकेशन भी आपने वो करा है, पर आपका एक पैशन भी था, तो वो तीनों चीजें रिलेट कैसे करी आपने? देखो भाई अब मुझे मालूम नहीं कौन से वाले पैशन की बात कर रहा है, बट मेरे सारे जितने भी काम है सारे पैशन ही रहे। एजुकेशन एंड मनी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। मेरे केस में क्या हुआ, मनी हैपेंड बिफोर एजुकेशन। मतलब 12वीं तक मुझे एजुकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, कुछ समझ नहीं था। जैसे होता है ना आजकल, इवन आजकल भी होता है कि 10वीं 12वीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, मतलब आपको स्कूल छोड़ा है उसके बाद आपको पता चल गया स्कूल अपने आप जाना है, और आप घर आ गए और स्कूल में आपने काम किया, एजुकेशन हो रही है, ये मुझे नहीं मालूम, राइट। लेकिन इस एजुकेशन के साथ साथ मैंने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए, तो मेरा इंटरेस्ट पैसों की तरफ तो हो गया कि पैसे तो बनाने हैं। और 12वीं तक आई वॉज अ गुड स्टूडेंट टिल 8। फिर 9वीं 10वीं में आप जवान हो जाते हो ना, तो आप बिगड़ जाते हो, आपको लड़कियां पसंद आती हैं, उल्टे काम आप करना स्टार्ट कर देते हो, आप बिगड़ जाते हो। फिर मैं बिगड़ गया इन द सेंस पढ़ाई की तरफ ध्यान खत्म हो गया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझनी है, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और गेटिंग एजुकेटेड आपके माँ बाप आपको याद कराते रहते हैं, आपके मामा जी आपको समझाते हैं, आपके चाचा जी आपको बताते हैं, स्पेशली मामा जी ज़्यादा समझाते हैं, मैंने देखा है। तो वो आपको समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है। तो वहाँ पर मेरे फादर के साथ या घर में एक सिस्टम ज़रूर बन गया कि तू जो कर रहा है कर ले, जो तेरे को दिल करता है, लेकिन एजुकेशन में पीछे नहीं रहना है। तो वहाँ से ये थोड़ा सा हो गया कि यार हाँ पढ़ना भी है। क्योंकि हमारे टाइम में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती थी कि जैसे हमारे टाइम में, अभी क्या है आजकल, अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हो ना, तो आप यूजलेस हो, आप बेकार हो। हमारे टाइम में ट्यूशन पढ़ना शर्म की बात होती थी कि तेरे को स्कूल में समझ नहीं आता, तेरे को घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तेरे को ट्यूशन की जरूरत पड़ गई। तो सेम वे हमारे टाइम में क्या इंटरेस्टिंग चीज होती थी कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, राइट, तो बिजनेस कर रहे हो आप। तो हमारे घर में एक माहौल था कि अगर तू बिजनेस कर रहा है तो लोगों को लगेगा तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, और अगर तू बिजनेस करना ही है, अच्छे से ही करना है, तो फिर पढ़ाई भी थोड़ी बहुत निपटा दे। तो वहाँ पे ये हुआ कि मैंने फिर अपनी पढ़ाई के ऊपर ये नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, बट थोड़ा फोकस हो गया कि हाँ ये काम भी किया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ पैसा बनाया, पैसा बनाने के साथ साथ पढ़ाई की, और दोनों बहुत अच्छे से होगी। रीज़न इज़ कि अगर आप एक काम अच्छे से करते हो ना, तो हो ही नहीं सकता कि दूसरा काम आपका अपने आप अच्छे से ना हो जाए, क्योंकि हर अच्छे काम की फाउंडेशन इज योर इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लेकर जाएंगे ना, तो कहीं भी चले जाओ, कोई भी काम करो, आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। सर लाइक आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा देते हो, तो आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से क्या लेसन सीखे, आपने क्या सीखे? मैंने क्या सीखा, वेरी गुड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके लिए भी आपको एक सिचुएशन बता सकता हूँ, अगर आप कहो, जब मैंने पहली बार कुछ सीखा और फिर उसके बाद धीरे धीरे सीखता गया और सीखते ही जा रहे हैं। पहली बार जब मुझे भी अच्छे से नहीं पता था कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्या होती है, और मैं ट्रेनिंग देने के लिए गया, तो उस समय मैं बहुत बच्चू सा लगता था। अभी भी 56 में 56 नहीं लगता हूँ, राइट। उस समय बहुत बच्चू सा लगता था, और जिन्होंने ट्रेनिंग लेनी है वो सब 50-55 साल के लोग। तो मैं जब ट्रेनिंग देने गया तो वो ऐसे बैठे हुए जैसे मतलब चाय वाय आएगी, मतलब होता है घर में नाश्ते के लिए बैठे हैं। तो एक ने मेरा मोराल एकदम डाउन कर दिया। मैं जैसे ही अंदर गया, मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, ये मिस्टर साहिल चाहौर है, MBA किया हुआ भैया इसने ऑस्ट्रेलिया से, इसको सुनो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो जो अंदर बैठे हुए थे 7-8-10 लोग, उनमें से एक ने पंजाबी में बोली, हाँ भाई काका शुरू कर। एंड यू नो व्हाट, मेरा कॉन्फिडेंस धड़ाम हो गया। मैंने कहा यार ये लोग तो मेरी ऐसी कर देंगे, राइट। तो पहला लेसन मैंने क्या सीखा, डोंट गिव अप। आया हूं ना, कुछ भी हो, जो सामान सोच के लाया हूं, मतलब जो पॉइंट्स बता के लाया हूं, बोल के तो जाना है। क्योंकि मैं इनको कन्विंस कर पाऊँ ना कर पाऊँ, समझा पाऊँ ना समझा पाऊँ, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो एक चीज़ तो ये सीख ली कि हिम्मत नहीं हारनी भाई साहब। वो बिजनेस वाली वही है ना, वही वाला DNA में था कि हिम्मत नहीं हारनी। दूसरी चीज़ जो मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा, जो उसने बहुत फ़ायदा दिया, दैट वाज हाउ टू थिंक ऑन योर टोज। अच्छा ट्रेनर दुनिया का मालूम है कौन है, जो आपकी ऑडियंस को उसी समय समझ जाए और उसके हिसाब से अपने सेम कंटेंट को उनके हिसाब से प्रेजेंट कर पाए। और वो मेरी ताकत है, वो मेरी जबरदस्त ताकत होगी कि हाउ टू थिंक ऑन योर टोज। कैसा एग्जाम्पल देना है, कौन सी केस स्टडी बतानी है, वो मुश्किल से पहले 10 से 15 सेकंड्स में समझ आ जाता। तो
मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ये सीखने को मिला, कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिले, मैं धीरे धीरे और इंप्रूव करता गया, केस स्टडीज को कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें। बट ये वाली जो चीज़ है ना कि थिंकिंग ऑन योर टोज, गेटिंग रेडी एंड अपनी ऑडियंस से एक कदम आगे चलना है बस। कि कहीं भी कोई भी अगर वो सवाल पूछते हैं ना तो आपका जवाब उनके लेवल से थोड़ा सा आगे होना चाहिए ताकि उनको लगे कि आपको मालूम है। तो पीपल हैंडलिंग स्किल्स, ऑडियंस हैंडलिंग, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो फर्स्ट इज, वन इज थिंक ऑन योर टोज, फटाफट सिचुएशन के हिसाब से फटाफट सोचना और डिलीवर। फिर नई नई मैंने एक्टिविटीज सीखी, गेम्स बनाए, बहुत कुछ किया। या ओवर टू यू। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूथ ऑफ आवर नेशन? कैसा है हमारा जो आजकल का यूथ है? ओके, आई एम सॉरी, जब हम आजकल के यूथ की बात करें और नेशन की बात करें ना, तो मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, अभी लेटेस्ट 3 दिन के यहाँ के उड़ीसा के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं कहना चाहूँगा हमारे देश का जो यूथ है इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत ही बढ़िया है। देश का, शहरों की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम शहरों का यूथ नहीं है जो कॉलेज में जा रहे हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है, वो यूथ नहीं है। यूथ मीन्स द कंप्लीट पैकेज ऑफ द नेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ यूथ ऑफ इंडिया इज बियॉन्ड एनी कंपैरिजन। देश के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं, छोटी छोटी जगहों से लोग हैं, पैशन से भरे पड़े हैं, लेकिन गड़बड़ हमारी और आपकी है कि हम उनको सही प्लेटफॉर्म्स नहीं दे रहे हैं। तो यूथ ऑफ इंडिया के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ईमानदार बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, मेहनती हैं, जज्बाती हैं, कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। दे आर डायमंड्स, दे आर डायमंड्स। सर ये क्वेश्चन आपके लिए एक पर्सनल है कि सर क्या आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ पे जो आपने इतनी स्ट्रगल्स झेले हैं और जैसे आपने शुरुआत की, आपकी लाइफ पे एक मूवी बन सकती है? आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? भाई बन तो सकती है, क्योंकि जो जो मैंने किया है ना वो रूटीन में लोग नहीं करते, रूटीन में तो नहीं है। और मेरी तो ये बिजनेस वाली भी मूवी बन सकती है, मेरी रोमांटिक मूवी भी बन सकती है। जैसे जैसे मैं अपनी बीवी लड़की से मुझे इश्क हुआ और फिर वो मेरी आज खूबसूरत बीवी बन गई, राइट। सो वो भी मेरी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। मैं एक उसी के ऊपर एक प्रोग्राम करना, आपको बताऊंगा कि इश्क क्या होता है। सो आंसर इज कि यस, बननी चाहिए। एंड हर्षित इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बनाएंगे 40 मिनट की अपने ऊपर वीडियो, खुद ही बनाएंगे ना, कोई ना बनाए यार, हम तो अपने बना देंगे, है ना, ताकि और कोई देखे ना देखे, बच्चे तो हमारे देखेंगे कम से कम। तो बिल्कुल बन सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैड अ वेरी गुड लाइफ, रोलर कोस्टर, कैसे सिचुएशंस में फंसे, कैसे कैसे किया, कैसे निकले, कैसे पैसों का अरेंजमेंट किया, कैसे टफेस्ट ऑफ द टाइम्स देखें, टफेस्ट ऑफ द टाइम्स देखें। सो बट ये होता है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड अदरवाइज मूवी बेशक बन सकती है, बट याद रखना एवरीबडी इज अ हीरो। बट द इंपॉर्टेंट थिंग is your movie going to be a hit or a regular or a flop? But you are the hero. तो सर मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आया, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और मैं आपके साथ और भी पॉडकास्ट करना चाहूंगा फ्यूचर में। तो सर एक लास्ट में आपसे ये चाहता हूँ कि आप एडवाइस कर दो जो आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी करते हो या यूथ को कुछ स्पेशली इंस्पायर करने के लिए। देखो, मैं अगर मुझे एडवाइस करना है, अदरवाइज तो मैं कहूँगा कि मैं कौन होता हूँ किसी को एडवाइस करने वाला। और एडवाइस के लिए बोलते हैं ना कि until unless it's not asked you shouldn't। और एडवाइस को अगर देखें तो सभी दुनिया में सब लोगों ने बहुत सारी एडवाइसेस दी हुई हैं ऑलरेडी कि रुको मत, ये करो, वो करो, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। आई मीन नंबर ऑफ एडवाइसेस आते हैं, राइट। लेकिन एक एडवाइस जो मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ पुट थिंग्स ऑन पेपर फर्स्ट। कुछ भी करना है, आपको दोपहर की रोटी भी खानी है ना, तो आदत डाल लो कि कागज़ पे लिखेंगे पहले, क्योंकि व्हेन यू पुट थिंग्स ऑन पेपर क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। और जब क्लैरिटी आती है तो पॉसिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब पॉसिबिलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं तो एक्शन में एंथुजियाज्म आ जाता है। और जब एंथुजियाज्म के साथ आप एक्शन लेते हो तो क्या होता है मालूम? उसके होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो आपका जोश बढ़ जाता है। तो फिर आप एक साइक्लिक लूप में आ जाते हो, मैं इसको बोलता हूँ सक्सेस लूप में आ जाते हो। क्लैरिटी खो जाएगा, कर दो, हो गया, जोश आया, फिर से कर दो। और इसीलिए मैक्सिमम लोग आपने देखा होगा जिंदगी में सफल होते चले जाते हैं, और जब फ्लॉप होते तो क्यों होते हैं बता दूं? अनदर पीस ऑफ एडवाइस, इसको एक एग्जांपल के साथ खत्म करेंगे फिर, राइट। इंडियन क्रिकेट टीम को लगता है कि वो नहीं जीतेंगे और वो खेलने जाते हैं और जीत जाते हैं,
दूसरे की गलती से कह लो, अपनी किसी भी वजह से कह लो, बट वो जीत गए। तो आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी इंडियन क्रिकेट टीम एक मैच खेली जीत गई, दूसरी खेली जीत गई, तीसरी खेली जीत गई, चौथी खेली जीत गई, पांचवी खेली जीत गई, छठी हार गई। तो क्यों हारी? अब वो एडवाइस दे रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार स्टेज पे आके ना उनको लगता है यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे ही जीते जाएंगे। दे पुट सम डाउट इन देयर माइंड। द मोमेंट दे पुट द डाउट, दे स्टार्ट अनपरफॉर्मिंग। और फिर क्या कहते हैं वो अपने आप को, देखा हमने कहा था ना सारे थोड़ा जीत सकते हैं, देखा हार रहे हैं। तो सेम वे हमारी जिंदगी में भी होता है कि आप सक्सेस लूप में जब चले जाते हो तो हमें अपनी ही क्षमताओं पे शक होना स्टार्ट हो जाता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो भी करूं हो ही जाए। कहीं ना कहीं डाउट आता है, कहीं ना कहीं घबराहट आती है, क्योंकि हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग भी होती है ना, ज्यादा शोर मचाओगे, ज्यादा हीरो बनोगे, नजर लग जाएगी। तो हम सोचे कि नजर ना लग जाए। नंबर ऑफ थिंग्स हैपन, सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो हुआ। तो दूसरी एडवाइस ये है कि जब आप सक्सेस लूप में हो तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत आने दें कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतना कमाल कर रहा हूं या मैंने जिंदगी में इतना बढ़िया कर दिया। नहीं, आप करते चले जाओ, बस होता चला जाएगा। सो रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। या थैंक यू थैंक यू सो मच सर, आप मेरे चैनल पर आए। और मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि ऑल द लिंक्स ऑफ साहिल सवारी सर आर इन द डिस्क्रिप्शन, तो एक बार आप उनको वहां से भी देख सकते हो। और सर आपके साथ फ्यूचर में बहुत सारे पॉडकास्ट और करना चाहता हूँ। लाइक आपने एक पॉडकास्ट एग्जांपल देते हैं लव लाइफ पर आपकी, क्योंकि वो मेरे को लग रहा है कि यंगस्टर्स बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं और इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें अभी और जाननी है, तो वो भी पॉडकास्ट करेंगे। तो अभी के लिए इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सो सबसे पहले फिर से वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच हर्षित, और मुझे भी बड़ा मजा आया। और मैं बार बार ये कहना चाहूंगा और हर बार कहता भी हूँ कि द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क वो यहाँ पे नहीं जाते हैं, वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड योर क्वेश्चंस I got the power to take me and every participant to their memory lane। और इससे बढ़िया जबरदस्त बात कोई हो ही नहीं सकती है कि सामने वाला आपसे कोई सवाल पूछे और आपको आपके गुड मोमेंट्स सारे याद आ जाएं। तो थैंक यू सो मच, एंड एट दिस अर्ली एज एंड स्टेज यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, एंड आई वुड ऑल्सो लव टू डू मोर एंड मोर पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।